तो रामायण और अवधि एक दूसरे का क्या संबंध है? देखिए, मूल तो जो है राम जो साहित्य है या राम का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग कालों में अलग अलग भाषाओं में रचा गया है। भारत की कोई भाषा ऐसी नहीं जिसमें राम साहित्य नहीं। वो बंगला में मिलेगा, उड़िया में मिलेगा, कन्नड़ में मिलेगा, गुजराती में मिलेगा, कहीं वो कृतिवास रामायण है, कहीं वो अध्यात्म रामायण है। ऐसे ही वाल्मीकि का संस्कृत में जो है और संस्कृत काल में और भी राम साहित्य लिखा गया है। केवल रामायण ही नहीं लिखा गया है, और भी साहित्य लिखा गया है जो नाटकों के रूप में है। तो ऐसे में जो अंतर केवल इतना है कि कोई भी व्यक्तित्व जो जिस रूप में रचनाकारों ने अपनी दृष्टि से देखा। एक तो यह है कि आप किसी का इतिहास लिख रहे हो, आप उसी काल में हो, उस काल में आपने देखा, आपने उसको लिपिबद्ध किया, एक तो ये हो सकता है। लेकिन ये इतिहास की चीज है। साहित्य हमारा इतिहास होते हुए भी पूरा पूरा इतिहास नहीं है, इतिहास भी है। आज हम जब ये जो हमारा इतिहास है, जो हम प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक कालीन इतिहास कहते हैं, ये जो लिखा पढ़ा गया है, इस इतिहास में सच्चाई कम है, झूठ ज्यादा परोसा गया है। ऐसे में आज जब हम सच्चा इतिहास जानना चाहते हैं तो विद्वान अब कह रहे हैं कि हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर, यानी जो इतिहास है वो साहित्य में जो छुपा करके रचनाकारों ने लिखा है वो सच्चा इतिहास है, उसको पकड़िए, वहां से निकालिए इतिहास। क्योंकि राज दरबारों में जो इतिहास राजाओं के संरक्षण में लिखा गया, जो मुगल दरबारों में इतिहास मुगल शासकों के संरक्षण में लिखा गया, जो अंग्रेजों के समय में इतिहास अंग्रेजों के संरक्षण में लिखा गया, उसमें क्या कोई ऐसी बात भी लिखी जाएगी कि जनमानस की होगी? जो राजा चाहेगा, जो शासक चाहेगा, जो है अधिकारी चाहेगा, वही इतिहास लिखा गया। ऐसे में आप एक कथन बहुत सुनते होंगे कि शिकार का इतिहास अगर शिकारी लिखेगा तो वो अपने आप को ही तो बताएगा सबसे श्रेष्ठ। तो ऐसे में जो हमारा इतिहास लेखन है, उस इतिहास लेखन में बहुत सारी कमियां हैं, जिनको इस समय जो हमारी केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये इस बारे में भी ध्यान दे रही है और हमारा जो सच्चा इतिहास है उसको समझने का, निकालने का प्रयास कर रही है। एक रचनाकार ने लिखा भी है कि तुम जब कभी इस मुल्क का इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे? क्योंकि इतिहास तो उन लोगों का लिखा जाता है जो या तो बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो। आम आदमी का जन का इतिहास तो साहित्य लिखता है, इसलिए साहित्य के इतिहास लेखन में प्रवृत्तियां लिखी जाती हैं, वहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, बहुत कम आ पाता है। ठीक है, हम उन पीड़ाओं को लिखते हैं जो वंचितों का है, जो शोषितों का है, जो जीवन का सुख दुख है, उसको हम समेटने का प्रयास हमारा साहित्य करता है। तो हम कालक्रमिक इतिहास लेखन नहीं करते हैं कि डे बाई डे क्या हो रहा है, 150 दिन में, 1000 दिन में, लाख दिन में कोई चीज क्या हुई है, उस केंद्रीय चीज को पकड़ करके हम साहित्य में लाते हैं और उसके माध्यम से हम एक व्यक्तित्व खड़ा करते हैं। तो हमारे एक ही कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। तो हमारा जो इतिहास भी, भारतीय इतिहास लेखन और पाश्चात्य इतिहास लेखन में अंतर यही है कि वहां डे बाई डे व्यक्ति व्यक्ति का इतिहास है, हमारे यहाँ प्रवृत्ति का इतिहास है। जैसे जो है 100 बुरे लोगों को किसी एक व्यक्ति में स्थापित कर दिया गया, वो रावण हो गया, वो कंस हो गया, और फिर उसी के द्वारा एक एक दुए कहानी बताने पर सारी बुराइयां आ जाती हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति में अच्छाई पूरी ले आइए तो उसी को बना, अब पता लगा 1000 लोगों को पढ़ने से, 1000 बार पढ़ने से क्या फायदा, बात तो ही होगी। तो हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन है वो इतिहास लेखन वन डे बाई डे का नहीं है कि बिल्कुल पढ़ते जाइए, हमारा चक्रिक इतिहास है, घूमता है। जैसे जो है आप देखते हैं ना कि दुनिया ये गोल है, तो हमारे इतिहास में भी यही चक्र पाया गया कि जो चीजें बनाई जाए वो चीजें इस तरह से कि चलती रहें। तो इतिहास में जो है एक तो कालक्रमिक है और दूसरा जो काल की गति, काल में इतिहास ही है वो। तो हमारे यहाँ बड़ा रोचक तथ्य है कि जैसे सांप चलता है, एक गति मानी गई, सर्पाकार गति काल की, और दूसरी चक्र की मानी गई। तो इतिहास लेखन में हमने जो प्रयोग किया है वो इसी का प्रयोग किया है कि जो है हम एक ही व्यक्तित्व में, और इतिहास तो लिखे गए, लेकिन जब हम साहित्य में कोई इतिहास दर्ज करते हैं इस रूप में तो प्रवृत्तिगत इतिहास रहता है, बहुत सारे प्रवृत्तियों को एक ही में डाल करके और फिर उसको एक कैरेक्टर के रूप में चित्रित करता है। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा कि जब मुगल काल था उस समय पे जिस तरीके से हमारे इतिहास को, हमारे प्राचीन मंदिरों को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया गया जी, तो एक अक्सर ये चीज उठता है सवाल कि रामायण में जो लोकुश कांड है, इसे कहीं ना कहीं मुगल के द्वारा उस समय
अलग से इतिहासकारों ने तोड़ मोड़ के ये चीजें भगवान नहीं, की छवि ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने खराब किया। करने के लिए जी, लिखा। जी। नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये उन लोगों की साजिश नहीं थी। ये अपने ही जिले में जैसे गोस्वामी तुलसीदास परसपुर में हुए, ऐसे ही जो है यहाँ पे जहाँ पे माँ शक्तिपीठ है, अपना देवी पाटन शक्तिपीठ, वो मूल गांव है भवानीपुर। उसी के बगल में भोजपुर गांव है, 7-8 किलोमीटर पर। भोजपुर गांव से तुकाराम तुलसी वो आए भवानीपुर, माता का जहाँ मंदिर है वो पहले भवानीपुर गांव, तो वहीं रह करके माँ की आराधना करने लगे। वो अपने को तुलसी, ये तुलसीदास जो संत गोस्वामी तुलसीदास, उनको अपने को पूर्ण अवतार बताते थे कि हम उनके अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं। तो उन्होंने दो काम किया। एक तो रामचरितमानस में एक नया कांड लौकुश कांड लिखा। उनको लगा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, लौकुश कांड लिखा था और इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए 8वां कांड करके हम पूर्ण कर दें उसको। तुलसी का जो काम अधूरा रह गया था, उनको ये था कि अधूरा रह गया है। अच्छा। वो समय नहीं पाए, बहुत वृद्ध अवस्था में रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे, तो उनको ये लगा कि शायद पूरा नहीं कर पाए थे, तो एक कांड जो छूट गया है लौकुश कांड, वो मैं पूरा कर दूं। तो उन्होंने लौकुश कांड लिखा। वो संत तुलसीदास, संत तुकाराम तुलसी। अच्छा, तुकाराम तुलसी। हाँ, संत थे। और उन्हीं के नाम पर ये तुलसीपुर जो स्थान है, माता जी का ये तुलसीपुर जो स्थान है, उन्हीं के नाम पर तुलसीपुर। अच्छा। मूल गांव भवानीपुर है, माता भवानी के नाम पर, लेकिन पूरा क्षेत्र जो है तुलसीपुर वो संत तुलसीदास के नाम पर है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तुलसीदास से दोहा लेकर के और हनुमान चालीसा लिखा। अच्छा, हनुमान चालीसा। हाँ, तो ये जो संत तुलसीदास है तुलसीपुर के, इनके द्वारा हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का एक नया कांड, 8वां कांड उत्तर कांड, इसकी रचना इन्हीं संत तुलसीदास द्वारा की गई, इन्होंने ही किया। हाँ, और वो सात्विकता में की गई थी। यद्यपि चूंकि ये माना गया है कि तुलसीदास अविवाहित थे, ठीक है, उनका विवाह ही नहीं हुआ था, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। तो फिर जो है उनके बारे में और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में उन्होंने क्यों लौकुश कांड नहीं लिखा, ठीक, उन्होंने क्यों शंभुक वध का जिक्र नहीं किया, ऐसी बहुत सारी चीजें रचनाकार भाई रचना तुलसीदास कर रहे थे। तुलसीदास ने जिस कैरेक्टर को देखा अपनी आंखों से, उसको जितना उचित लगा उतना लिया, जितनी चीजों को लेना था उतना नहीं लिया, नहीं लेना था तो नहीं लिया, निर्णय उनका था। ऐसे में उनको व्यक्तित्व जो बनाना था उसके हिसाब से जो चीजें उचित लगी, जो चीजें उनके समझ में आई उनको उन्होंने लिया, अन्यथा उनको हटा दिया। तो उन्होंने जानबूझ करके लौकुश कांड नहीं लिखा था। अच्छा, तुलसीदास ने लिखा, उसको पूरा किया। अच्छा गुरुजी, जैसे कि मुगल काल हो गया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद अब आजादी का समय चल रहा है। अगर इन तीनों पीरियड को उठाकर देखा जाए तो एक जो अवधि को निरंतर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, और आज मुगल काल, अंग्रेज का काल और अब स्वतंत्र भारत, तो इन तीनों में अवधि क्या फिर से वापसी कर रही है, फिर से अपने इतिहास को जो कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, क्या आज अवधि फिर से जीवित हो रही है? देखिए, बड़ा जो है संश्लिष्ट प्रश्न है, क्योंकि आजादी के बाद भाषाओं को लेकर के जो हमारे जो है राजन्य वर्ग के लोग थे या बौद्धिक वर्ग के लोग थे, नेतृत्व देने वाले लोग थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद, ये दोनों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आजादी के पहले लगभग सारे लोग भाषा संबंधी किसी भी विवाद की कल्पना भी नहीं कर रहे थे। पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन की इस लड़ाई में भाषाओं से ऊपर उठ करके लगभग हर भाषा भाषी क्षेत्र के नेता हिंदी का उपयोग कर रहे थे। और वो हिंदी क्षेत्र के लोग तो कभी नहीं, लेकिन अहिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता थे, सब लोग एक स्वर से इस बात को मानते थे कि इस देश में अगर कोई संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा हो सकती है तो हिंदी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की नीतियों को जो है स्वीकार करते हुए और भाषा के आधार पर भी देश को विभाजन करने के लिए देखिए जो है भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन कर दिया गया। तो अब भाषा की समस्या क्या होगी? भाषा एक दीवार बन गई। भाषा जो संवाद की जो दीवार तोड़ने का काम करती है, हमने राज्यों का गठन करके भाषाई आधार पर हमने दीवार खड़ी कर दी भाषाओं की कि ये हमारा इलाका है, इसमें अब दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो देश को जो संपर्क करना था, एक दूसरे से जुड़ना था विकास के लिए, आजादी की लड़ाई तो साथ लड़े, भाषा मुक्त लड़ाई थी वो हिंदी के द्वारा लड़ी गई, क्योंकि वो अंग्रेजी के विरुद्ध लड़ी जा रही थी। उस समय केवल हिंदी दिखाई पड़ रही थी कि कोई मुकाबला करने के लिए अगर तैयार है तो वो हिंदी है। हिंदी में उर्दू समाहित थी,
इसलिए हिंदी और उर्दू मिलाकर के हिंदुस्तानी का तर्क महात्मा गांधी जी द्वारा दिया जा रहा था। शुरुआत में अंग्रेजों के समय में जो भाषा नीति थी, वो नीति ये थी कि फारसी उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, उर्दू कहते हैं, वो या हिंदी तत्सम प्रधान जो संस्कृत के निकट हिंदी, वो तो राजा जो है लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो लोग थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो लेखन कर रहे थे वो तत्सम प्रधान हिंदी की कर रहे थे, जो संस्कृत के निकट थी, जो शुद्ध हिंदी जिसको आप कह सकते हो, वो कर रहे थे। वहीं पर राजा शिव प्रसाद जो अंग्रेजों के नीतियों के समर्थक थे, वो फारसी वाली शैली लेकर के उर्दू और हिंदी तो दोनों संयुक्त हैं, वो तो एक दूसरे की बहनें मान लीजिए आप। हमारे जो है उसमें हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं वहीं से पढ़ा हूँ, वहां पे उर्दू साहित्य भी हमको पढ़ाया गया।